Hello students, we are going to learn about the carbon family, and in this lecture video we will know about the allotropic form of carbon. There are two allotropes. There are many allotropes of carbon, but among them natural are diamond and graphite, and in synthetic they are mainly Buckminster fullerene. So we will see about it here, and then after then we will go about to learn in detail about the graphite and later on diamond and fullerene. So and after then we will see the stability of hydrides because in carbon family there are carbon, silicon, germanium, tin and lead. So we will see the stability order of hydrides of carbon family, and then the same way about the halides of carbon family. And then there are some important oxides of carbon family, and oxides means element which is combined with oxygens. So carbon combines with oxygen, so CO, and there is one more CO2, and there is one suboxide C3O2 that we will learn about it. And then we are also going to learn about the silicon dioxide, and then we will see about the कार्बाइड्स, वाटर कार्बाइड्स. ओके, तो इसके बाद फिर और देखेंगे कि कंपाउंड्स ऑफ सिलिकन्स में कौन कौन से आते हैं, लाइक कार्बोरंडम जो कि सिलिका सैंड होते हैं, एंड सोडियम सिलिकेट, सिलिकॉन सिलिकेट्स एंड ग्लास. ये सब के बारे में बहुत डिटेल से पढ़ने जा रहे हैं. फिर उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे, जब ग्लास वगैरह के बारे में पढ़ लेंगे तो देखेंगे कंपाउंड्स ऑफ टीन. ओके, क्या देखेंगे? कंपाउंड्स ऑफ टीन, और एंड में देखेंगे कंपाउंड्स ऑफ लेड. ओके, तो ये सब के बारे में हम लोग देखने वाले हैं. तो फिर स्टार्ट करते हैं. इसके पहले आप लोगों ने यदि वीडियोस इसके का पहला पार्ट नहीं देखा होगा तो मैं बिल्कुल रिकमेंड करूँगा फर्स्ट पार्ट इसका देखने के लिए, क्योंकि उसके बाद ही ये वीडियोस आप देखेंगे तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा. ये तो इसके पहले का जो लेक्चर वीडियो था उसमें हम लोग ये देखे थे कि स्टार्टिंग से हम लोग देखे थे कि इनर्ट पेयर इफेक्ट कैसे, उसके कारण से जो +2 या +4 की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है, PbCl4 क्यों नहीं ज़्यादा स्टेबल होता और PbCl2 क्यों ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर कार्बन का क्यों टेट्रावैलेंट होता है, सारा का ऑर्डर देखे थे, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ये सब का ऑर्डर देखे थे, एटॉमिक रेडियाई, आयनाइजेशन पोटेंशियल्स, और इसके अलावा स्टार्टिंग से ही हम लोग इसका कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह देखे थे. ओके, तो ये सब के लिए आपको ये डिटेल में देखना है तो इसके फर्स्ट लेक्चर वीडियो को बिल्कुल देखें. और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, कहाँ से स्टार्ट करेंगे? एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन से. ओके, तो एलोट्रॉप्स. एलोट्रॉप्स तो ये क्या होता है कि एलोट्रॉप्स ये ग्रीक वर्ड एलोस और ट्रोपोस से मिलकर के बना हुआ है. और जो नेचुरल एलोट्रॉप्स होते हैं वो ऑलरेडी यू नो कि दो होते हैं, एक डायमंड होते हैं, एक ग्रेफाइट होता है. डायमंड ये प्रीशियस एलिमेंट है, और ग्रेफाइट जिसको हम लोग पेंसिल में यूज़ करते हैं. और सिंथेटिक में एक बहुत पॉपुलर क्या है, बकमिंस्टर फुलेरिन. तो ये फुलेरिन, इसके बारे में चूँकि ये रिसेंट डिस्कवरी हुई है तो इसके बारे में स्टडी करेंगे. और ग्राफीन ये भी इसी का पार्ट है, तो इसे उतना डिटेल में नहीं देखते हैं. तो जनरली ये देखते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन. तो इसमें डायमंड एंड ग्रेफाइट, दिस टू आर नेचुरल एंड बकमिंस्टर फुलेरिन इज सिंथेटिक. ओके, सो डायमंड, व्हाट डू यू नो अबाउट द डायमंड? तो डायमंड क्या होता है? ये हार्डेस्ट नोन नेचुरल सब्सटेंस है. क्या है? हार्डेस्ट नोन नेचुरल सब्सटेंस. यदि ऑब्जेक्टिव में यदि आपको पूछेगा हार्डेस्ट नोन नेचुरल सब्सटेंस कौन है, डायमंड, ग्रेफाइट, फुलेरिन्स एंड सिलिका, then you are going to answer about diamond.
और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ये डायमंड क्यूबिक होता है। तो डायमंड क्यूबिक इसका स्ट्रक्चर, इसके बारे में डिटेल यदि देखना है तो फिर ये देखेंगे। डायमंड क्यूबिक एक एफसीसी होता है, एफसीसी फॉर्म होते हैं, और फिर टेट्रावैलेंट जो वैकेंट वॉइड होते हैं वहाँ पे भी कार्बन के एटम होते हैं। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन दैट मीन्स हर कार्बन 4 अलग अलग कार्बन से एडेड है। ओके, तो यहाँ पे देख रहे हैं ये वाला क्या है, ये वाला कार्बन पॉइंट, ये 1 2 3 4 से ये कनेक्टेड है, और इस कारण से इसका शेप क्या हो गया, टेट्राहेड्रल। ओके, तो ईच कार्बन ऑफ ग्रेफाइट इन इट्स स्ट्रक्चर आर कनेक्टेड टू 4 अदर कार्बन एटम। ओके, and so because of all carbon atoms are connected to each other, so they have 4 neighbors, मतलब 4 इसके बगल में रहेंगे एटम्स। ओके, तो 4 एटम्स बॉन्डेड रहते हैं, और जो बॉन्डिंग होती है वो बॉन्डिंग क्या होती है, कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है। ओके, कोवैलेंट बॉन्डिंग होगी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो ऐसे में इसका शेप क्या होता है, टेट्राहेड्रली। ओके, चूँकि ये 3 डायमेंशनल है, 3 डायमेंशनल मतलब एक दूसरे से डिफरेंट डायरेक्शंस में इधर उधर कहीं भी जा सकते हैं, बाहर की ओर अंदर की ओर। तो इस कारण से इसका जो होता है ये 3 डायमेंशनल जायंट पॉलीमेरिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, मतलब कि एक प्लेन पे नहीं होता है, 3 डायमेंशनल होता है। तो 3 डायमेंशनल होने के कारण इसका जो शेप होता है, साइज़ होता है, वो जायंट होता है, बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा इसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होती है, 3600 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज़ इनॉर्मस। ओके, एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी हैवी, क्योंकि इसके 1 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम 3.52 ग्राम होता है। मतलब ये वाटर क्या होता है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मतलब आप 1 लीटर वाटर में का कंटेनर लेते हो, उसमें 1 लीटर आपको 1 केजी वो लगेगा भारी। उसी कंटेनर को आप उसमें डायमंड फिल कर देंगे तो वो कितना लगेगा, 3.5 केजी के लगभग। ओके, तो ये मतलब कि वाटर के कंपैरिजन 3.52 टाइम्स है, या 3.5 गुना है ऑलमोस्ट। ओके, चूँकि ये ग्रेफाइट दो चीज़, एक देखेंगे ये केमिकली इनर्ट होता है। इनर्ट क्यों होता है, क्योंकि ये इसके सारे इलेक्ट्रॉन्स अंदर ही होते हैं, इसके वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो सारे बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लेते हैं खुद में ही। इस कारण से फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं होने के कारण ये नॉन कंडक्टर ऑफ क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी। मतलब इलेक्ट्रिसिटी का ये कुचालक है। ओके, और इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या होती है, इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होती है। मतलब ये लाइट को बहुत ईजिली और बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट करता है, और इसी कैरेक्टर के कारण, इसके हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैरेक्टर के कारण ही इसको ज्वेलरीज में यूज़ करते हैं। इसका हाई ज्वेलरीज में यूज़ करते हैं। डायमंड का एक और पार्ट होता है कि डायमंड क्या होता है, ब्लैक डायमंड। ओके, एक डायमंड का एक टाइप होता है जिसको हम लोग ड्रिलिंग वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। मतलब जहाँ पर माइंस वगैरह में या बहुत ज़्यादा इनसाइड डेप्थ यदि मुझे जाना है, तो डायमंड क्या होता है, एक कटर की तरह, स्टोन कटर, रॉक ड्रिलिंग, एब्रेसिव मतलब कि किसी को फ्रिक्शन के थ्रू करना, और ये पार्ट्स एकदम ग्लास कटिंग, ये सब के लिए इसको यूज़ किया जाता है। अब आते हैं ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में क्या होता है कि ये 2 डायमेंशनल सीट लाइक स्ट्रक्चर, आप देख रहे हो ये क्या है, 2 डायमेंशनल सीट लाइक स्ट्रक्चर, और इसका शेप हेक्सागोनल होता है। देख रहे हैं ये हेक्सागोनल मतलब 6 बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड है। ओके, हेक्सागोनल प्लेनर स्ट्रक्चर है। हेक्सागोनल प्लेनर स्ट्रक्चर है मतलब एक लेयर है, एक लेयर के बाद दूसरा लेयर कनेक्टेड होगा। ओके, यहाँ पर देख रहे हैं फिगर, ये 1 लेयर है, 2 डायमेंशनल 1 लेयर है, और उसके बाद 2 डायमेंशनल डिफरेंट लेयर है, और ये दोनों लेयर के बीच जो बॉन्डिंग होती है वो वंडरवाल बॉन्डिंग होती है। ओके, वंडरवाल फोर्स के थ्रू ये बॉन्डिंग कनेक्टेड होती है। और ये वंडरवॉल, इसमें 2 चीज़ देखेंगे कि ये दोनों 2 लेयर के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो होता है लगभग 335 पिकोमीटर, और जो हेक्सागोनल में एक दूसरे कार्बन से जो डिस्टेंस होता है वो होता है 142 पिकोमीटर। ओके, तो ये जो 140 मतलब उसके कंपेरिजन ये लगभग कितना हो गया, लगभग 2.5 टाइम्स है कनेक्टेड। अब यहाँ पे ये देखेंगे कि
ये जो कार्बन यहाँ पे होता है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। क्यों होता है? एक कार्बन एक साथ कितने एटम से कनेक्टेड है? आप कोई भी पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ले लेते हैं, तो ये पॉइंट ये क्या है? 1 2 और 1 3, 3 से ही कनेक्टेड है। और एक इलेक्ट्रॉन ये क्या है? फ्री है, मतलब ये फ्री इलेक्ट्रॉन, इसी के कारण से ये इलेक्ट्रिक क्या होगा? कंडक्टर होगा। ओके, क्योंकि जहाँ इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ग्रेफाइट को मिल रहा है, इसलिए ये कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ओके, तो ये कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। और इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। हाइब्रिडाइजेशन डायमंड का क्या है? sp3। रिमेंबर, hybridization of carbon in diamond is sp3. That one is tetrahedral. Here it is sp2 hybridized। और इसमें वो जो एक प्लेनर का होता है स्ट्रक्चर, वो हेक्सागोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। डेंसिटी इसका 2.22 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, और वो होता था कितना? 3.5। ओके, तो 3.52 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब डायमंड का होता था, इसका है 2.22 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब ये क्या है कि इसके अलावा फिर ये थर्मल कंडक्टिविटी। तो एक चीज़ यहाँ पे ये है क्या कि इसकी थर्मल कंडक्टिविटी, ये बाय मिस्टेक यहाँ पे लिखा गया है, तो ये थर्मल कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है डायमंड की। थर्मल कंडक्टिविटी का क्या मतलब हुआ? थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब कि यदि मान लो हीट है, जैसे स्टील का कोई बर्तन है, तो उसमें आप एक जगह यदि हीट करेंगे तो उसके दूसरे लेयर पर भी वहाँ पे हीट कितने जल्दी आ रहा हो, फ्लो कर रहा हो, हीट का फ्लो। ओके, वही होता है थर्मल कंडक्टिविटी। ओके, तो डायमंड क्या है? ये बहुत ज़्यादा अच्छा थर्मल कंडक्टिविटी शो करता है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, इसके सारे सेप कनेक्टेड एक ही जगह, मतलब फिक्स्ड होते हैं, तो फिक्स्ड होने के कारण ये हीट को इजीली ट्रांसफ़र कर देता है, कोई वॉइड नहीं होते ऐसे में। और यही रीज़न से कि थर्मल कंडक्टिविटी कौन कितना अच्छा पोजेज करता है, उसके बेसिस पे हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं डायमंड को कि डायमंड रियल है या आर्टिफिशियल है। इसके बेसिस पे बहुत लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, जो लोग ज्वेलर्स वगैरह होते हैं, कि डायमंड ये कितना अच्छा कैरेक्टर का है। अब ये देखते हैं कि यहाँ पे जो हेक्सागोनल प्लेन में था, जितने भी कार्बन्स हैं डायमंड के, ग्रेफाइट के, ये सारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। sp2 हाइब्रिडाइज्ड होने के अलावा साथ ही साथ ये क्या है? सिग्मा बॉन्डेड या पाई बॉन्डेड? ऑब्वियसली सिग्मा बॉन्डेड होंगे, क्योंकि एक ही बॉन्ड है। जब एक बॉन्ड है तो ये क्या हो गए? सिग्मा बॉन्डेड। लेकिन अब हर कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन तो अनयूज्ड है। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए यूज़ हो गया। ओके, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन्स तो अनयूज्ड रह गया, वो इलेक्ट्रॉन्स तो p ऑर्बिटल में जा कर के बैठा रहेगा। तो इस कारण से चूँकि वो ऐसा होता है क्या कि वो जो p ऑर्बिटल में अनहाइब्रिडाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स है, वो पाई बॉन्ड फॉर्म करता है। ओके, वो पाई बॉन्ड बनाता है। और जैसे बेंजीन रिंग में कैसे देखते हैं क्या कि बेंजीन होता है, जैसे ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, इसमें गोल गोल बन जाता था, 3 पाई बॉन्ड रहते थे बेंजीन में, जिसके कारण से वो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो, डिलोकलाइज्ड होता था और ये पूरे बेंजीन रिंग में मूव करते रहता है। सेम वे में यहाँ पर भी पाई बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स जो रहते हैं वो डिलोकलाइज्ड रहते हैं हेक्सागोनल प्लेन में, और वो शेप कुछ इस टाइप का बनता है। ओके, यहाँ पर देख रहे हैं कोई भी हेक्सागोनल रिंग में यहाँ पर कितना है पाई बॉन्ड? यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है, तो 2 पाई बॉन्ड और टोटल बॉन्ड कितने? 6। इसका आंसर बॉन्ड ऑर्डर इसका क्या हो गया? 1.33। ओके, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड इज इक्वल टू बॉन्ड ऑर्डर। इस सेम वे में हम लोग बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं बेंजीन का, और उसका कितना आता है बॉन्ड ऑर्डर? 6 + 3 अपॉन 6 इक्वल टू 1.5। अब ये है क्या कि ये इस तरह से तो शो करता है, इसमें
इलेक्ट्रिसिटी का क्या कंडक्टिविटी होती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी ऑब्वियसली। जहाँ डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा ही करेगा। तो ये वाले प्लेन में जो 2 डायमेंशनल शीट है इसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है क्योंकि यहाँ पर डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। लेकिन कंडक्टिविटी इस डायरेक्शन में मतलब इस लेयर पे तो होगी, इस लेयर में तो होगी, लेकिन इधर से इधर के टर्म में ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी उतना शो नहीं करेगा। ओके, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी उतना शो नहीं करता है ऊपर से नीचे की ओर, और यहाँ पे उतना प्रॉपर ये कंडक्टर की तरह बिहेव नहीं करता। इस कारण से इसका कैरेक्टर क्या होता है, एनिसोट्रॉपिक। ओके, एनिसोट्रॉपिक मीन्स which does not show the equal character, which show different physical character in different directions. So because electrical conductivity is not the same across different graphite layer. Okay, अब ये देखते हैं कि ये डायमंड बनता कैसे है। ओके, तो ये डायमंड बनने का ये है क्या कि ग्रेफाइट कैसे बनता है। तो ग्रेफाइट क्या होता है, सिलिका, जो सैंड लेते हैं, सैंड को हम हीट कराते हैं एंथ्रासाइट के साथ। एक्चुअली में ये प्रोसेस इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस है। ओके, तो सिलिका को कार्बन के साथ इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे तो ये सिलिकॉन कार्बन रैंडम देगा, और साथ ही साथ CO जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो एज ए बाय प्रोडक्ट मुझे मिलेगा। अब सिलिकॉन कार्बाइड को इसे बहुत स्ट्रॉन्ग हीट करते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग। इसके स्ट्रॉन्ग हीट करने पे सिलिका अलग हो जाता है और ग्रेफाइट अलग हो जाता है। तो ऐसे में फिर ये यहाँ पे हमें प्योर ग्रेफाइट मिल जाता है। अब एक और टर्म है जो हमें जानना चाहिए कि ग्रेफाइट थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल देन डायमंड। थर्मोडायनेमिकली ग्रेफाइट क्या है, ज़्यादा स्टेबल। क्यों, मतलब जो ज़्यादा स्टेबल होगा थर्मोडायनेमिक वो कम रिएक्टिव होगा। तो रिएक्टिव का यहाँ पे ये मतलब है क्या कि ये जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो होता है ग्रेफाइट का वो होता है कितना, 0। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्रेफाइट इज़ 0। वो हाउएवर डायमंड का क्या होता है, पॉजिटिव। मतलब उसे मुझे ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा मतलब फॉर्मेशन करने के लिए। ओके, तो ग्रेफाइट से डायमंड बनाने में हमें एनर्जी देना पड़ेगा, जबकि डायमंड से ग्रेफाइट होने पे एनर्जी क्या होगा, रिलीज़ होगा। जो ज़्यादा एनर्जी रिलीज मतलब इधर होगा वो ज़्यादा स्टेबल होता है। ओके, तो ये बहुत बार ऑब्जेक्टिव में पूछ चुका है, एक बार JEE में भी आ चुका है ये क्वेश्चंस। तो ये तो देख लिए कि एनिसोट्रॉपिक होता है कैरेक्टर, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। और फिर एलोंग लेयर जैसे टेम्परेचर यदि बढ़ाएंगे तो ये कंडक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। मतलब एलोंग लेयर मतलब कि ये वाला 2 डायमेंशनल शीट में कि टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो कंडक्टिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज़ कर रही है, जैसा मेटल में होता है। और एक्रॉस लेयर मतलब ऊपर से नीचे आएंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे कंडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज करेगी, जैसा सेमीकंडक्टर में होता है। अब ये क्या है कि ग्रेफाइट ज़्यादा रिएक्टिव होता है डायमंड से। यहाँ पे ये 2 चीज़ ध्यान में रखना है कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ग्रेफाइट का 0 होता है और जबकि डायमंड का पॉजिटिव होता है। ये थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल होता है, काइनेटिकली नहीं। ओवरऑल देखेंगे तो ग्रेफाइट क्या होता है, मोर रिएक्टिव देन डायमंड। डायमंड ऑलमोस्ट इनर्ट टाइप बिहेव करता है और ग्रेफाइट ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ग्रेफाइट इतना कुछ रिएक्टिव होने के कारण ये जैसे क्या कि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स जैसे एल्केलाइन KMnO4 या फिर कंसनट्रेटेड HNO3 ये सब के साथ क्या होता है, ये सब के साथ रिएक्शन करता है और मैलेटिक एसिड बनाता है। मैलेटिक एसिड क्या है, ये कार्बन का C6 है जैसे बेंजीन में होता है, और ईच कार्बन ये क्या होता है क्या कि COH से कनेक्टेड होता है। तो जैसे क्या कि मान लो कि ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट यदि एल्कलाइन KMnO4 के साथ रिएक्शन किया तो ये क्या बनाया, मैलेटिक एसिड बनाया। और मैलेटिक एसिड
मैलिटिक एसिड बनाया, वैसे ही कंसनट्रेटेड SnO3 के साथ रिएक्शन करने पे भी ये मैलिटिक एसिड बनाता है। ग्रेफाइट का यूज़ आप लोग ऑलरेडी हमेशा करते हैं, क्योंकि ये जैसे ही पेपर पे रब करते हैं तो ये वंडरवॉल फोर्स जिसके थ्रू अलग अलग लेयर कनेक्टेड रहता है, वो वंडरवॉल फोर्स आपके प्रेस करने पे वो ब्रेक कर जाता है, और ब्रेक करने के कारण एक ब्लैक मार्क आपके पेपर पे आ जाता है। इसके अलावा इसको लुब्रिकेंट में यूज़ करते हैं और इलेक्ट्रोड्स वगैरह में भी यूज़ करते हैं। अब आते हैं फुलेरिन्स। फुलेरिन ये एक और सिंथेटिक एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन है। ये एक इसको बकमिंस्टर फुलेरिन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि पेंटागोनल मतलब 5 एटम का शेप का या हेक्सागोनल जिसमें 6 एटम के शेप का रिंग बना होता है। ओके, इसका एग्जांपल फुलेरिन कैसा होता है, इसका एक कार्बन 60 शेप मतलब कार्बन टोटल कितने होंगे 60 शेप के एक गुंबदाकार नहीं, एक जैसे कि सॉकर बॉल होते हैं ना, सॉकर बॉल जैसे फुटबॉल वाले बॉल, उसमें कैसे ब्लैक और वाइट वाले स्ट्रिप्स होते हैं, वो सेम शेप का होता है फुलेरिन। ओके, इसलिए ये लिखते भी हैं सॉकर बॉल शेप। इसको बकी बॉल भी कहा जाता है, जो कि बकमिंस्टर फुलेरिन से आया है बकी बॉल। ये बकमिंस्टर फुलर एक अमेरिकन आर्किटेक्चर थे जिन्होंने एक जियोडेजिक डोम डिज़ाइन किया था, और वो डिज़ाइन के बाद जब इसकी डिस्कवरी हुई देखा गया कि दोनों का शेप सेम है, आर्किटेक्चर सेम है, तो फिर उसने उन आर्किटेक्चर के नाम पे ही आर्किटेक्ट के नाम पे ही इसका नाम बकमिंस्टर फुलेरिन रख दिया। तो इसमें जो हम लोग देखते हैं ये जनरली हम लोग कार्बन 60 के बारे में देखते हैं। ओके, कार्बन 60 के बारे में देखते हैं। अलग अलग बहुत सारे इसमें फुलेरिन होते हैं, लेकिन जनरली जो हम लोगों के सिलेबस में है वो कार्बन 60 है। तो कार्बन 60 है तो इसमें जो पेंटागन बनेंगे और हेक्सागन ये बनेंगे। तो पेंटागन होगा तो टोटल जो कार्बन 60 में होता है वो 12 होता है, और हेक्सागन कितना होता है 20 होता है। ओके, तो ये पेंटागन हो गए, ये एक हेक्सागन हो गए। तो ये जो बकमिंस्टर फुलेरिन है इसमें 2 टाइप के बॉन्ड होते हैं, एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पार्शियल डबल बॉन्ड होता है। हम लोग 2 तरह का बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड और पार्शियल डबल बॉन्ड। ग्रेफाइट में पार्शियल डबल बॉन्ड हो रहा था, जैसे जिसके कारण से 1.33 उसका बॉन्ड ऑर्डर आ रहा था, और ग्रेफाइट डायमंड में सिग्मा बॉन्ड केवल था, लेकिन इसमें दोनों के कॉम्बिनेशन होते हैं। फिर क्या है क्या कि एक मान लो कि एक 6 मेंबर रिंग जो होता है वो 6 मेंबर रिंग या 5 मेंबर रिंग दोनों से कनेक्टेड होता है या फ्यूज्ड होता है, लेकिन 5 मेंबर रिंग है इसके चारों ओर केवल 6 मेंबर रिंग ही हो सकते हैं। तो जितना भी ये इसमें ईच कार्बन एटम्स आ sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और जितना बॉन्ड लेंथ होता है वो भी ऑलमोस्ट इक्वल होता है। इसमें जो नंबर ऑफ कार्बन एटम है, यदि कोई भी फुलेरिन जहाँ पे n नंबर ऑफ कार्बन एटम है तो 5 मेंबर रिंग्स की का संख्या 12 होगा और 6 मेंबर रिंग का संख्या n/2 - 10 के थ्रू। यहाँ पर भी देख सकते हैं यदि कार्बन 60 है तो n = 30 पुट करेंगे तो नंबर ऑफ 6 मेंबर रिंग कितना आ रहा है 20, जो कि यहाँ पर 60 कार्बन 60 के लिए 20 आया था। अब एक होता है रिड्यूस्ड फुलेरिन। फुलेरिन को यदि रिएक्शन करा रहे हैं अल्केली मेटल्स के साथ तो एक बनाता है K3C60 और एक बनाता है रोबिडियम के साथ रोबिडियम सीजियम कार्बन 60, और दोनों बिहेव करता है सुपर कंडक्टर, जो कि जनरली 18 केल्विन और 35 केल्विन के अराउंड ये सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। अब देखते हैं थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है? तो थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर देखेंगे तो ग्रेफाइट का सबसे ज़्यादा ये थर्मली स्टेबल होता है, क्योंकि इसका जो हीट ऑफ फॉर्मेशन है वो 0 होता है। उसके बाद डायमंड का आता है जिसका 1.9 किलो जूल पर मोल है, और उसके बाद फिर फुलेरिन। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल ग्रेफाइट, देन डायमंड एंड देन फुलेरिन। अब इसके बाद देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 9, जिसमें ये कह रहा है क्या कि हाइड्राइड्स जो फैमिली है कार्बन फैमिली एलिमेंट्स का, उसके बारे में बताइए।
तो हाइड्राइड्स क्या होता है, जो भी एलिमेंट्स होते हैं कार्बन फैमिली के, वो यदि कनेक्टेड हो जाएं कार्बन के साथ या सिलिकॉन के साथ या जर्मेनियम टीन या लेड के साथ, तो वो हाइड्राइड्स बना देंगे। तो हाइड्राइड्स कैसे होते हैं, जैसे कार्बन के हाइड्रोजन के साथ कनेक्टेड होगा तो सारे तो हाइड्रोकार्बन्स बन जाएंगे। हाइड्रोकार्बन जो कि जैसे कि एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, तो ऐसे में बहुत सारे बनते हैं। जैसे मान लो एल्केन हम ले लिए कार्बन के, तो उसको क्या कहेंगे, उसका सबसे सिंपल क्या होता है, मीथेन। ऐसे ही एल्कीन होगा CnH2n। तो फिर वैसे ये तो कार्बन का ऑलरेडी नोन है, क्योंकि आप इसके बहुत डिटेल, बहुत सारे कंपाउंड्स आप ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग चूँकि इनऑर्गेनिक देख रहे हैं, तो इनऑर्गेनिक के कारण कार्बन के अलावा नॉन कार्बन एलिमेंट्स के बारे में भी स्टडीज़ करनी है। तो हाइड्राइड्स ऑफ सिलिकॉन, इसको सिलेन कहते हैं। कैसे, उसको एल्केन कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, सिलेन। इसके फॉर्मूला भी होते हैं SiNH2n+2, जहाँ N 1 to 8 जनरली होता है, और इसके सिंपल जो होते हैं वो भी सिलेन ही कहलाता है। जैसे मीथेन होता है वैसे सिलेन होता है। सेम वे में जर्मेनियम के जर्मेन होते हैं, और फिर टीन के स्टेनिन होते हैं, लेड के प्लम्बेन होते हैं। ओके, लेड, प्लम्बेन, टीन के स्टेनिन। थर्मल स्टेबिलिटी देखते हैं, तो थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा क्या होता है, मीथेन। ओके, और इधर से इधर जाते हैं तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती है, घटती है। ओके, अब इसके बाद ये देखते हैं कि ये ऐसा क्यों होता है। तो ये देखेंगे कि हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू होता है वो 2.1 होता है, कार्बन का 2.5। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन है तो उसकी ओर इलेक्ट्रॉन पेयर ज़्यादा जाएगा। इसके कारण से ये क्या होगा, ये कार्बन हाइड्रोजन को ज़्यादा अच्छे से पकड़े रहेगा। उस कंपैरिजन में कार्बन से इधर आते हैं जर्मेनियम की साइड में, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ क्या होती है, कम होते जाती है, कम होते जाती है। तो सिलिकॉन से इलेक्ट्रॉन पेयर हाइड्रोजन की ओर ज़्यादा जाने लगता है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाइड्रोजन एटम की ओर ज़्यादा जाने लगेगी। तो इसके कारण से वो बॉन्ड क्या होगा, वीकर होते जाएगा। बॉन्ड जैसे ही वीकर होगा तो थर्मल स्टेबिलिटी भी क्या होगी, घटते जाएगी। इसके अलावा ये भी देख सकते हैं कि साइज़ क्या होगा, इधर से इधर जाने पर साइज़ बड़ा होते जाएगा, इधर से इधर जाएंगे तो साइज़ बड़ा होगा। साइज़ बड़ा होगा तो वो हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्डिंग बनाएगा वो प्रॉपर वे में ओवरलैप नहीं हो पाएगा, और ओवरलैप होने के कारण ये कोवेलेंट बॉन्ड क्या होगा, वीकर बनेगा। इसके अलावा रिएक्टिविटी अल्केली के साथ यदि देखते हैं तो लेफ्ट से राइट आने पे तो जो हाइड्राइड होता है उसकी रिएक्टिविटी बढ़ती जाती है। क्यों, क्योंकि इसका ये कारण है कि इधर +4 स्टेट -4 स्टेट में ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है, और इधर से स्टेबिलिटी कम होते जाती है। स्टेबिलिटी जितनी कम रहेगी उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, बढ़ती जाएगी, क्योंकि रिएक्टिविटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। और रिड्यूसिंग कैरेक्टर है, तो थर्मल स्टेबिलिटी घटेगी तो उसकी रिड्यूसिंग एजेंट होने की एबिलिटी भी क्या होती है, वो बढ़ते जाती है। थर्मल स्टेबिलिटी घटेगी तो रिड्यूसिंग एजेंट मतलब कि दूसरे को ऑक्सीडाइज वो कराने की कैपेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। यहाँ पर इसका क्या है, यहाँ पर CH4 है, तो कार्बन का जो स्टेट है -4 है, -4 है। खुद जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो क्या होता है, वो दूसरे को रिड्यूस कराता है और खुद क्या होता है, ऑक्सीडाइज। तो PbH4 ये दूसरे को इजीली रिड्यूस करा सकता है और खुद को क्या होता है, यहाँ पे ऑक्सीडाइज करा देता है। अब ये देखेंगे सिलेंस, ये ज़्यादा रिएक्टिव होता है अल्केलीज के साथ कंपेयर टू हाइड्रोकार्बन। क्यों, क्योंकि सिलिकॉन हाइड्रोजन में यहाँ पे d ऑर्बिटल अवेलेबल होता है सिलिकॉन में, और जबकि कार्बन में ऐसा नहीं होता है। इसके अलावा फिर अल्केली सॉल्यूशन है। अल्केली सॉल्यूशन, जैसे अल्केली सॉल्यूशन का क्या मतलब हो गया, NaOH और वाटर। इसको हम सिलेन के साथ जो SiH4 है उसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो Na2SiO3 दे देगा। Na2SiO3 देता है, इसको सिलिका ग्लास भी कहते हैं, और हाइड्रोजन लिबरेट होता है। तो ये सारे टर्म्स हमें ध्यान में रखने हैं, सबसे मेन यही वाली बात है, और इसके अकॉर्डिंग हम सारे कुछ देख सकते हैं। अब उसी वे में हैलाइड्स ऑफ कार्बन फैमिली। तो हैलाइड्स ऑफ कार्बन फैमिली क्या है कि जो कि हैलाइड मतलब हैलोजन, हैलोजन का स्टेबिलिटी ऑर्डर है वो है इधर से इधर जाने पे स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है, बढ़ता है। क्यों होता है, क्योंकि स्टेबिलिटी ऑर्डर मतलब इधर से उधर जाएंगे तो कार्बन और हाइड्रोजन यहाँ पर क्या होगा, इसके बीच बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगा,
जितना बॉन्ड लेंथ कम होगा उतना ही ज़्यादा उसकी बॉन्ड एनर्जी होगी, मतलब दोनों ओवरलैप ज़्यादा होगा, ज़्यादा ओवरलैप होगा तो दोनों एक दूसरे को ज़्यादा अच्छे से पकड़े रहेगा। तो इस कारण से स्टेबिलिटी CH4 की सबसे ज़्यादा होती है, जहाँ X कुछ भी है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो कार्बन का जो हैलाइड होता है, एक ये पूछता है जैसे CH4, ये वाटर के साथ हाइड्रोलाइज नहीं करता है, ये वाटर के साथ हाइड्रोलाइज नहीं करता है, जबकि सिलिका का जो हैलाइड है SiX4 वो वाटर के साथ करके SiOH4 देता है, जिसको फिर वाटर हटा देंगे तो ये सिलिकिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। और सिलिकिक एसिड क्या है, ये एक वाटर मॉलिक्यूल यदि SiOH4 में हटा देंगे तो ये बन जाएगा। तो ये इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे सिलिका के पास d ऑर्बिटल अवेलेबल है। सिलिकन थर्ड पीरियड का एलिमेंट है और थर्ड पीरियड में d ऑर्बिटल होते हैं, जबकि कार्बन सेकेंड पीरियड का है, उसमें d ऑर्बिटल नहीं होते हैं। इस कारण से वाटर वहाँ पे कार्बन पर रिएक्ट नहीं कर पाता है, जबकि ऑक्सीजन सिलिकन से रिएक्ट करके एक d ऑर्बिटल होने के कारण एक बॉन्डिंग बना लेता है। अब जब CH4 है ही नहीं, ये लोन पेयर ना लेगा ना देगा, कुछ नहीं करेगा, तो ये मतलब कि एसिडिक कैरेक्टर होता ही नहीं है। लेकिन बाकी जितने भी हैलाइड्स होते हैं वो सारे चूँकि लोन पेयर लेते हैं और रिएक्शन करते हैं d ऑर्बिटल के अवेलेबल होने के कारण, इस कारण से वो सारे एसिडिक होते हैं, लेकिन CH4 एसिडिक नहीं होता। इसके अलावा एक और देखते हैं फ्लोरोक्लोरोकार्बन। ये क्या होता है, सबसे ज़्यादा स्टेबल और केमिकली इनर्ट होता है। फ्लोरोक्लोरोकार्बन, कार्बन के साथ फ्लोरीन और क्लोरीन, ये दोनों यदि मिला रहेगा तो उसको कहते हैं फ्लोरोक्लोरोकार्बन। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर जो कि जनरली क्या होता है, ये फ्लोरीन के साथ सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इसके अलावा फ्लोरीन का साइज़ छोटा होने के कारण बॉन्ड लेंथ छोटा होगा, जितना बॉन्ड लेंथ छोटा होगा बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी, मतलब उसे ब्रेक करने में ज़्यादा एनर्जी लगेगी। इस कारण से MF4 मतलब CF4, CCl4, CBr4, CI4 स्टेबिलिटी ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 11, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें कह रहा है कि एक्सप्लेन ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन फैमिली मेंबर्स। तो कार्बन फैमिली मेंबर्स में जो ऑक्साइड्स होते हैं वो CO बनेंगे, CO2 बनेंगे, या सब ऑक्साइड C3O2 बनेंगे। तो ये सब देखेंगे। तो पहले देखते हैं CO, कार्बन मोनोऑक्साइड्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट। प्रिपरेशन में देखते हैं क्या कि इसका जो ऑक्जेलिक एसिड है, ऑक्जेलिक एसिड ये कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है और यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल हट जाता है, और एक वाटर मॉलिक्यूल हटेगा तो एक H यहाँ से गया और यहाँ से OH गया, तो एक CO बनेगा और एक क्या बन जाएगा, CO2 बन जाएगा। CO2 को फिर फर्दर डिफ्रेंशिएट करने के लिए कॉस्टिक पोटास लगाते हैं। कॉस्टिक पोटास क्या करता है, वो CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है, ओके, और इसको हटा देता है, तो CO को हम डिटरमाइन कर लेते हैं। फिर इसी तरीके से फॉर्मिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड में भी कंसनट्रेटेड H2SO4 लगाएंगे तो ये क्या करेगा, ये H2O को हटा देगा। H2O को जैसे ही इसमें से हटाएगा तो क्या बचेगा, CO बचेगा। एक और प्रिपरेशन मेथड है क्या कि पोटेशियम फेरोसाइनाइड है। पोटेशियम फेरोसाइनाइड, इसमें सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं तो ये K2SO4 और FeSO4 में डिसोसिएट होता है, साथ ही साथ HCN देता है। HCN को वाटर हाइड्रोलिसिस कराने पे HCOH देगा और अमोनिया देगा, और HCOH जहाँ मिल गया, HCOH मेरे को यहाँ पे मिल गया, सेम वे में यहाँ की तरह बिहेव कराएंगे, कंसनट्रेट H2SO4 लगाएंगे और CO मुझे ये मिल जाएगा। अब देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़। ये कलरफुल होता है, मतलब कि कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता, इसका कोई गंध नहीं होता, स्मेल नहीं होता। और फिर ये एयर में बर्न करता है लेकिन ब्लू फ्लेम के साथ, और फिर ये पॉइजनस होता है, बहुत फैटल होता है। यदि ये बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में आ जाएगा, CO को यदि हम लोग ब्रीदिंग करने लगेंगे तो उसके कारण से ये हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्शन करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जो कि ऑक्सीजन को फर्दर बॉडी के अंदर नहीं जाने देता है, ब्लड के साथ मिक्स नहीं होता। यदि ब्लड के साथ यदि ऑक्सीजन का अमाउंट कम होगा तो फिर वो बॉडी प्रॉपर वे में ब्रीदिंग नहीं कर पाएगा और फैटल भी हो सकता है, डेथ भी हो सकती है।
तो CO का अमाउंट बॉडी में लगभग नहीं होना चाहिए। CO क्या होता है? ये न्यूट्रल ऑक्साइड होता है। क्या होता है? न्यूट्रल ऑक्साइड। ना ये एसिडिक होता है ना बेसिक होता है, ये न्यूट्रल होता है। ये कंबस्टिबल गैस होता है, मतलब इसको जलाया जा सकता है। और ये नॉन सपोर्टर ऑफ कंबसन होता है, मतलब कि इसको यदि कहीं पर जल रहा है और CO गैस इन्वायरमेंट में है, केवल CO गैस है, ऑक्सीजन है नहीं है, तो ये आगे आग नहीं जला पाएगा। ओके, नॉन सपोर्टर ऑफ कंबसन में, लेकिन खुद ये जल सकता है यदि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो, तो उसको कहते हैं कंबस्टिबल गैस। नॉन सपोर्टर ऑफ कंबसन है क्योंकि ये आग यदि फैल रहा है और केवल यही गैस रहेगा तो फिर ये कंबसन को आगे नहीं प्रोसीड करेगा। ये पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, क्योंकि कोई भी यदि मान लो क्या कि ये मेटेलिक ऑक्साइड है, जनरली ट्रांजिशन मेटल का ऑक्साइड है, इसके साथ यदि CO को लगाते हैं तो CO इसके साथ इसका ऑक्सीजन लेकर के CO2 में कन्वर्ट कर देता है और मेटल ऑक्साइड को मेटल में डिसोसिएट कर देता है। तो देख रहे हैं Fe2O3 NiO या जिंक ऑक्साइड या PbO सबको मेटल में ये कन्वर्ट कर दिया। अब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो कार्बन और ऑक्सीजन इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है, जो कि हमेशा एग्जाम में पूछता है कि कार्बन CO इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है। बॉन्ड ऑर्डर हम देखेंगे हमेशा ऑक्टेट इसे कंप्लीट करना है। तो कार्बन के पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4। ऑक्सीजन के पास 6। 4 होते हैं और इसके पास 6 होते हैं, तो लोन पे इसे कार्बन को कितनी चाहिए? 8। ऑक्सीजन को 2 और चाहिए, मतलब कार्बन को 4 चाहिए, ऑक्सीजन को 2 चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है, जिससे ऑक्सीजन को तो कंप्लीट हो जाता है लेकिन कार्बन को कंप्लीट नहीं होता है। तो इसके कारण से क्या करता है कि ऑक्सीजन अपना एक लोन पेयर ये कार्बन को दे देता है। ओके, तो देने के कारण ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच 3 बॉन्ड बन जाते हैं। अब इसके जब एक ये वाला बॉन्ड ये CO है और एक लोन पेयर देता है। अब यहाँ पर इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है। ओके, तो 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे ऐसे बनते हैं। हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या होता है? sp हाइब्रिडाइज होता है क्योंकि ये ट्रिपल बॉन्ड बनाता है और इसका बॉन्ड ऑर्डर ये होता है, होना चाहिए 3, लेकिन हम लोग जो फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर लेते हैं वो 2.6 लेते हैं, मतलब साइंटिफिकली। ओके, जनरली इसका कहेंगे बॉन्ड ऑर्डर क्या है? 3। अब ये शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होगा? कार्बन और ऑक्सीजन वो दोनों में देखेंगे तो ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है कंपेयर टू कार्बन, तो जो डायपोल मूवमेंट है वो ऑक्सीजन की ओर होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन जो अपना लोन पेयर इधर से इधर दिया, इसके कारण से ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा? प्लस कैरेक्टर, और कार्बन के पास क्या आ जाएगा? माइनस कैरेक्टर। तो ये डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस उसके कारण से आएगा, डेल्टा माइनस इधर और डेल्टा प्लस इधर, लेकिन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बेसिस पे इधर क्या है? डेल्टा प्लस है और इसका डेल्टा माइनस है। तो नेट जो आता है वो कार्बन की ओर नेट डेल्टा माइनस आता है और ऑक्सीजन की तरफ डेल्टा प्लस होता है। इस कारण से जो डायपोल मूवमेंट का होता है, मतलब इधर ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है कंपेयर टू कार्बन इन CO। ओके, और जो डायपोल मूवमेंट का वैल्यू होता है वो होता है 0.122 डायपोल मूवमेंट। ओके, अब इसके अलावा फिर ये देखते हैं क्या कि CO बॉन्ड बनाता है, CO बॉन्ड बनाने के कारण क्या होता है कि कार्बन के पास यहाँ पे लोन पेयर रह गया था। ओके, कार्बन के पास वहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, जिसके कारण से इसके पास 2 लोन पेयर रह गए, नहीं 1 लोन पेयर रह गए, 1 लोन पेयर जो कि अनयूज्ड रह गया। यहाँ पर देख रहे हैं ना, यहाँ पर ये 2 ये हो गया 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन में 1 लोन पेयर तो पार्टिसिपेट किया बॉन्डिंग में, लेकिन ये ऊपर वाला जो है ये लोन पेयर रह गया। ये लोन पेयर ये मेटल के साथ बॉन्डिंग कर सकता है, बैक बॉन्डिंग बनाता है। ओके, या इसको कहते हैं एक्चुअली में डेटिव बॉन्ड बनाता, डेटिव बॉन्ड होता है, जिसके बारे में हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। तो मेटल्स के साथ CO जो कि चूँकि न्यूट्रल होता है, ये बॉन्डिंग बनाता है, बैक बॉन्डिंग करता है, या उसको डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं। तो ऐसे कंपाउंड को कार्बोनाइल्स, मतलब यहाँ पे CO जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो कार्बोनाइल्स कहलाता है। जैसे सपोज निकेल है, निकेल को CO के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। ओके, तो निकेल को यदि CO के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो इसका 4 मोल ऑफ CO एनाइन टेट्रा कार्बोनाइल निकेल बनाएगा। ये क्या बनाएगा? टेट्रा कार्बोनाइल निकेल।
कितने टेम्परेचर पे, 28 डिग्री सेंटीग्रेड पे। और फर्दर इसको 230 डिग्री सेंटीग्रेड पे टेट्रानाइट कार्बोनाइल निकेल को हीट करेंगे तो ये निकेल में डिसोसिएट हो जाएगा और इस थ्रू निकेल से प्योर निकेल लाते हैं। ओके, प्योर निकेल का ये प्रोसेस है और ये प्रोसेस का नाम है मॉन्ड प्रोसेस। सेम वे में Fe को CO के साथ कराएंगे तो FeCO5 और फिर इसको और फोटोलाइसिस कराते हैं तो Fe2CO9 बनता है। ओके, ये सब का स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। अब इसके अलावा CO का यूज होता है क्वांटिटिव एस्टिमेशन ऑफ CO के लिए। तो क्वांटिटिव एस्टिमेशन क्या है? क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ CO ये है कि CO यदि I2O5 के साथ रिएक्शन कराता है तो I2O5 को रिड्यूस करके ये I2 में कन्वर्ट कर देता है और खुद CO2 में हो जाता है। अब ये कितना जितना I2 को रिड्यूस किया वो I2 Na2SO3 के साथ रिएक्शन कराता है और खुद कन्वर्ट क्या करता है NaI में। अब ये कि I2 कितना रिड्यूस्ड किया, जितना यदि मान लो कि ये 10 मोल रहेगा तो ये 2 मोल को रिड्यूस्ड करेगा तो उससे ये I2 कितना बनेगा 2 मोल। तो हम लोग I2 का अमाउंट जान लेंगे Na2SO इसके साथ टाइट्रेशन करने पे और उसके थ्रू क्वांटिटी ऑफ CO जो यहाँ पर CO यूज हो रहा है उसको डिटरमाइन कर लेते हैं। ओके, क्योंकि ऐसे भी देख लो सारा का यहाँ पर मोल रेशियो क्या है, फिक्स होना चाहिए। तो एक का रेशियो यदि एक का अमाउंट हम इसका यदि I2 का अमाउंट हम जान लेंगे तो हम जान लेंगे कि CO का अमाउंट कितना हो रहा है। ओके, 1 मोल है तो इसके कंपेरिजन 5 मोल, 2 मोल रहेगा तो 10 मोल। ओके, तो इस वे में हम CO का अमाउंट जान लेते हैं। इसके अलावा इसको ब्लास्ट फर्नेस रिडक्शन के लिए भी यूज़ करते हैं, जहाँ पर सपोज कॉपर ऑक्साइड है या फिर आयरन ऑक्साइड है उसको CO के साथ हीट करेंगे तो सेम वे में जैसे पहले हो रहा था मेटल ऑक्साइड को ये रिड्यूस्ड कर देता है, CO2 में खुद को कन्वर्ट कर लेता है और मेटल ऑक्साइड मेटल्स में कन्वर्ट हो जाता है। ये सब मेटलर्जी में भी हम लोग देखेंगे। अब देखते हैं वाटर गैस। वाटर गैस क्या होता है, ये हमेशा ऑब्जेक्टिव में पूछता है। वाटर गैस में कौन से गैसेस होते हैं, प्रोड्यूसर गैस में क्या होते हैं, कोल गैस में क्या होते हैं। वाटर गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का गैस का ये इक्विमोलर मिक्सचर होता है, मतलब दोनों के मोलर रेशियो क्या होते हैं 1:1। ये जनरली बनता है कैसे, कार्बन जो होता है उसको वाटर के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हीट करने पे CO में और H2 में ये कन्वर्ट होता है और एनर्जी इसमें करने पे लगती है। प्रोड्यूसर गैस क्या होता है, उसमें कार्बन और एयर जानते हैं क्या कि लगभग 78% नाइट्रोजन होता है और ऑक्सीजन लगभग 20-21% होता है। तो 1 मोल O2 का और 4 मोल नाइट्रोजन का लेने पे कार्बन को हीट करने पे ये CO2 में देगा और नाइट्रोजन में कन्वर्ट होगा और CO2 हम जानते हैं फिर कार्बन के साथ हीट करने पे ये CO में और कन्वर्ट हो जाता है। और पहले का जो नाइट्रोजन है तो CO और नाइट्रोजन गैस ये दोनों का कम्बिनेशन क्या कहलाता है, प्रोड्यूसर गैस। तो प्रोड्यूसर गैस इज combination of carbon monoxide and nitrogen gas, while water gas is a combination of CO and hydrogen gas। अब कोल गैस पे आते हैं। कोल गैस इज ए मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन गैस, मीथेन एंड CO2। ओके, अब एक और देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। तो एटमॉस्फेयर में CO2 होता है। इन एडिशन टू O2 एंड नाइट्रोजन गैस देयर इज CO2 एंड इट इज़ इन द रेंज ऑफ 3% to 5%। तो इसका प्रिपरेशन कैसे करते हैं, यदि मान लो कि कोई मेटल बाइकार्बोनेट्स या कार्बोनेट्स है उसको HCl के साथ हीट कराने पे ये CO2 मिलता है। जैसे NaCO3 है उसको HCl के साथ हीट करा रहे हैं तो सॉल्ट बनेगा और सॉल्ट के साथ ही क्या देगा, CO2 देगा। तो ये HCO3 ये बाइकार्बोनेट हो गया और CO3 क्या हो गया मेटल का, ये कार्बोनेट हो गया। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, इसे HCl के साथ हीट कराएंगे तो इसका एक सॉल्ट बनेगा जो कि CaCl2 है और CO2 मुझे मिल जाएगा। इसके अलावा ये जैसे क्या कि NaCO3 है, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसे हीट कराने पे Na2CO3 मिल जाता है और H2O और CO2 ये रिवर्सिबल है। यदि इसके साथ इधर भी करते हैं तो सोडियम बाइकार्बोनेट मुझे मिलता है। एक है लाइमस्टोन, इसके थ्रू हम बहुत ज़्यादा अमाउंट में जनरली CO2 को प्रिपेयर करते हैं। ये कैल्शियम कार्बोनेट है, लाइमस्टोन जिसको कहते हैं, वो
हीट करने पे CO2 गैस रिलीज़ हो जाता है और कैल्शियम ऑक्साइड मिल जाता है। इसके अलावा कार्बन को ऑक्सीजन के साथ हीट कराने पे CO2 मिलेगा और यह कार्बन मोनोऑक्साइड को बर्न करने पर CO2 मिलेगा। इसी तरीके से एक फर्मेंटेशन है शुगर का, जैसे क्या कि मान लो कि शुगर है, शुगर क्या होता है C12H22O11, इसको वाटर के साथ यदि फर्मेंटेट करेंगे तो ये क्या बनाएगा, ग्लूकोज, और फिर ग्लूकोज को फिर से ग्लूकोज और फ्रक्टोज दो देता है, और दोनों को यदि मान लो क्या कि फिर से फर्दर हीट कराएंगे तो ये अल्कोहल और CO2 में रिलीज़ हो जाता है। इसके थ्रू प्लांट वगैरह जो भी होते हैं वो सारे CO2 रिलीज, मतलब प्लांट के थ्रू जो हमें शुगर मिलता है, शुगर को हाइड्रोलाइज करने पे CO2 गैस भी रिलीज होता है। CO2 का प्रॉपर्टीज़, ये कलरलेस, अडरलेस, और फिर इसमें थोड़ा सा पंजेंट तीखा स्मेल होता है, टेस्ट होता है, ओके। और ये स्लाइटली सॉल्युबल होता है वाटर में, और थोड़ा सा सॉल्युबल होता है और बहुत ज़्यादा सॉल्युबल नहीं होता है, लेकिन प्रेशर बढ़ाएंगे और टेम्परेचर को कम करेंगे तो ये सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। इसी कैरेक्टर के कारण जो हेनरीज लॉ कहता है कि प्रेशर यदि बढ़ाएंगे और टेम्परेचर घटाएंगे तो कोला ड्रिंक्स में इसको यूज़ किया जाता है, जिससे कि सॉल्युबिलिटी, जैसे ही आप बोतल लोगे, बोतल में हाई प्रेशर पे बोतल में CO2 डाल दिया जाता है, और टेम्परेचर जितना कम रहेगा वो ज़्यादा सॉल्युबल होगा। लिक्विड CO2 को हम लोग CO2 सॉलिड बनाते हैं, और सॉलिड CO2 ही कहलाता है क्या, ड्राई आइस, ओके। सॉलिड CO2 ही क्या कहलाता है, ड्राई आइस। इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, लिक्विड CO2 को रैपिड इवेपोरेट करते हैं, तो जैसे लिक्विड CO2 का जो टेम्परेचर है वो चला जाता है और वो CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये इसका जो ड्राई आइस क्या होता है, ये जो सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है उसको कहते हैं सब्लिमेशन प्रोसेस, ओके। तो ड्राई आइस ये क्या होता है कि गैस में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब CO2 में कन्वर्ट हो जाता है, और इसके कारण से कूलिंग इफेक्ट देता है, क्योंकि अगल बगल का टेम्परेचर ये ले लेता है, ओके। और सब्लाइम जो सब्लिमेशन टेम्परेचर है इसका है -78 डिग्री सेंटीग्रेड, जहाँ पे कार्बन CO2 है ये गैस में कन्वर्ट हो जाता है डायरेक्टली विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेज। ये या तो ना तो कंबस्टिबल है या तो कंबस्शन का सपोर्टर है। अब ये Na या कोई भी अल्केली मेटल्स है, Na या Mc है, ये सबके साथ रिएक्शन करके एक Na2CO3 देता है और कार्बन देता है, Mc के साथ ये MgO और C देता है। अब CO2 को हम लोग देखते हैं क्या कि चूँकि ये नॉन सपोर्टर ऑफ कंबस्शन है, इसी के कारण से फायर एक्सटिंग्विशर मशीन, जहाँ पे आग को बुझाने की मशीन में CO2 का यूज़ करते हैं, जिसके कारण से CO2 ये बहुत ही ज़्यादा रिलीज़ होता है, ओके। तो ये CO2 बहुत ज़्यादा रिलीज़ होने के कारण वो चूँकि नॉन सपोर्टर ऑफ कंबस्शन है तो फायर को ब्रेक करता है, फायर को रोक लेता है। बहुत जगह जहाँ पर मेटल का फायर हो, ओके, मेटल के साथ फायर होता है, तो जैसे मान लो कि सोडियम या मैग्नीशियम है और वहाँ पर यदि फायर लगे और CO2 गैस को लगाएंगे तो वो रिएक्शन करके जैसे अभी देखें Na2CO3 या MgO दे देता है और साथ ही साथ कार्बन दे देता है, तो ये जलने लगता है। तो इसके कारण से चूँकि मेटल का ये कार्बोनेट और या ऑक्साइड बनाता है और खुद को रिड्यूस करके कार्बन बना देता है, और कार्बन फिर से ये ऑक्सीजन को जलाएगा। इसलिए क्या करते हैं क्या कि वहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर CO2 की जगह पैरिन को लगाते हैं। पैरिन होता है CCl4। अब देखे थे Na2CO3 जो ये है ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, कार्बोनेट से बाइकार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से कार्बोनेट में कन्वर्ट होता है। और ये CO2 को यदि मान लो क्या कि ये बनाने के लिए क्या करते हैं, लाइम वाटर जो होता है, ओके, लाइम वाटर क्या होता है, CaOH2, ये होता है लाइम वाटर। इसमें CO2 डालते हैं तो ये CaCO3 बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि होता है मिल्की इन नेचर, ओके। और कैल्शियम कार्बोनेट ये प्रेसिपिटेट कर जाता है, जिसका कलर भी होता है वाइट। तो ये मिल्की जो वाइट होता है इसको फिर से फर्दर यदि H2O और CO2 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनाता है, CaSCO3 जो कि सॉल्युबल होता है, ओके। तो इसके थ्रू हम ये देखते हैं क्या कि CO2 यदि हम पास करा रहे हैं और CaCO3 दे रहा है, ये बैठ गया, फिर फर्दर ये CO2 पास कराएंगे तो ये सॉल्युबल बना देगा और कलर चेंज हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा। इससे हम ये आइडिया भी लेते हैं क्या कि CO2 प्रेजेंट है रिएक्शन में या नहीं है। फिर क्या है, CO2 एसिडिक ऑक्साइड हो,
तो एसिडिक ऑक्साइड मतलब ये एसिडिक कैरेक्टर का है, तो ये बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट बनाएगा। तो एसिड और बेस है COH2 और सॉल्ट बना रहा है CaCO3। एक और अभी जैसे देखे थे वाटर में CO2 को डिज़ोल्व कर देंगे तो ये क्या बना देगा, H2CO3, जिसको कहते हैं कार्बोनिक एसिड। कोला ड्रिंक्स में तो यही डालते हैं ना, तो कोला ड्रिंक्स में ये वीक डायबेसिक एसिड होता है, जिसको प्रेशर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर घटाएंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा, बढ़ेगा। इसका फोटोसिंथेसिस करने पे यदि CO2 और वाटर को सिंथेसिस करेंगे तो ग्लूकोज देगा और साथ ही साथ ऑक्सीजन गैस रिलीज़ करेगा। ये रेस्पिरेशन प्रोसेस में भी इसका यूज़ करते हैं कि ग्लूकोज को यदि ऑक्सीजन के साथ यदि कंबाइन कराएंगे तो CO2 और H2O मिलेगा, साथ ही साथ एनर्जी रिलीज़ होगी। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी क्या है, ऑक्सीजन है। तो ये लीनियर स्ट्रक्चर का होता है, 2 डबल बॉन्ड्स होते हैं, जहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड एक 110 पिकोमीटर का होता है, मतलब इसमें जो बॉन्ड लेंथ होता है वो होता है 115 पिकोमीटर का, जबकि कार्बन डबल बॉन्ड में 121 होता है, ट्रिपल बॉन्ड 110 होता है। ये न तो 110 होता है न 120 होता है, तो इसका डिफरेंट ही होता है, मतलब लेंथ डिफरेंट होता है। तो रेजोनेटिंग कैरेक्टर देखेंगे तो इसका 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है, ये 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगे। जनरली इसको हम लोग इस तरीके से देखते हैं। इसमें कितने पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड होंगे, एक सिग्मा 2 सिग्मा और 1 पाई और 1 पाई, तो 2 पाई, तो 2 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड बनते हैं। और इसमें हाइब्रिडाइजेशन कार्बन का जो होता है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp हाइब्रिडाइज्ड होगा। ये CO2 को वो बहुत यूज़ करते हैं यूरिया बनाने के लिए और सॉफ्ट ड्रिंक मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। इसके अलावा ड्राई आइस बनाने के लिए, जो कि सब्लाइम करता है फायर एक्सटिंग्विशर में Na2CO3 बनाने में। ओके, अब इसके बाद देखते हैं कार्बन सब ऑक्साइड। तो कार्बन सब ऑक्साइड क्या है कि यदि मान लो क्या कि मेलोनिक एसिड है, मेलोनिक एसिड जो कि प्रोपेन डायोइक एसिड भी उसको कहते हैं, COOH2, इसको P4O10 जो कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट ये क्या है, ये दोनों से CO2 क्या करेगा, निकाल देगा। जैसे CO2 यहाँ पे ये निकालता है, ओके, तो ये बना देता है C3O2 और ये खुद में ही कन्वर्ट हो जाता है H3PO4 में। तो ऐसे में कार्बन सब ऑक्साइड होता है, तो इसका स्ट्रक्चर सारा लीनियर होता है। देखते हैं डबल बॉन्ड इसमें कितने हैं, 4 डबल बॉन्ड हैं C3O2 में, कार्बन सब ऑक्साइड में। कार्बन सब ऑक्साइड ये थोड़ा सा गंदा स्मेल देता है, फॉल स्मेलिंग गैस होता है, और ये वाटर के साथ रिएक्शन करने पे जैसे ऊपर हो रहा था कि इसको फिर से वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये मेलोनिक एसिड देगा, HCl के साथ करने पे मेलोनाइल क्लोराइड देगा, और अमोनिया के साथ करने पे मेलोनिक एमाइड देगा, और इसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हीट करने पे ये फिर से CO2 और कार्बन में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद हम लोग अगले लेक्चर वीडियो में सिलिकॉन डाइऑक्साइड के बारे में जानेंगे, और फिर उसके बाद ये देखेंगे कि कार्बाइड्स बहुत सारे होते हैं, वो सारे के बारे में देखेंगे। इसके बाद फिर ये देखेंगे सिलिकॉन की प्रॉपर्टीज़, सिलिकॉन के कंपाउंड्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत एग्ज़ाम में आते हैं। ओके, तो ये सब के बारे में हम लोग अगले क्लास में देखने वाले हैं, और फिर उसके बाद फिर ये सारे प्रॉपर्टीज़ चेंज ये सब कैसे क्या होता है वो भी देखेंगे। ओके, दैट्स ऑल। आप लोग को वीडियो कैसा लगा, आप लोग लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा।